स्टेयरकेस डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करना है। उसमें ये एक एग्ज़ाम्पल है जो ऑलरेडी हम एक लेक्चर नोट्स हैं जो पिछले सेशन में मैंने पढ़ाए थे, उसके एंड पे ये प्रॉब्लम है जो उसने सॉल्व किया हुआ है। अब उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें वो कहता है कि डिज़ाइन ए कैंटिलीवर स्टेयर्स शोन इन फिगर दिस 18.18, ये वाली जो है 18.18, टू कैरी ए यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट। लाइव लोड हमें गिवन है उसके अंदर। अज्यूम द राइज ऑफ द स्टेप्स इक्वल टू 6 इंच, मतलब ये जो राइज है इसको ये कह रहा है कि ये 6 इंच है, एंड रन इक्वल्स 12 इंच। तो जो 12 इंच है वो हमारा ये वाला रन है। यूज़ नॉर्मल वेट कंक्रीट विद एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 3 KSI। ये नॉर्मल वेट कंक्रीट क्यों कह रहा है? क्योंकि जब हम वन वे शेयर की कैलकुलेशन करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हम यूज़ करते हैं कुछ, वो 1 होता है नॉर्मल वेट कंक्रीट के लिए। एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 3 KSI एंड एफ वाई इज इक्वल टू 60 KSI। अच्छा, अब इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो है, एक तो जो हमें गिवन है ऑलमोस्ट सारा ही गिवन है, बस एंड पे ना जो जो बार ये दिखा रहा है ना 2 नंबर 4 बार, ये डिसाइड करता है। और उसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करता है ये हम आगे करते हैं। बस इसमें ये देख लें कि हमें ये गिवन है कैंटिलीवर स्टेयर्स, जो कि ये प्लान व्यू है, ये प्लान व्यू है। ए सेक्शन इसका ये बनेगा जो सी है ये वाला, और सेक्शन इन वन स्टेप बी दिस वन, ये स्टेप है, इसके नीचे ये वेस्ट स्लैब है जो ये जा रही है वेस्ट स्लैब। तो इस तरह ये अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इधर आएंगे देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या कुछ गिवन है। लाइव लोड जो है वो हमें गिवन है 100 पाउंड स्क्वायर फीट, और जो हमारा ट्रेड है वो 12 इंच का है, और राइज जो है वो 6 इंच का है। एफ सी प्राइम की हमें वैल्यू गिवन है 3 KSI, और एफ वाई इज इक्वल टू 60 KSI। इसको मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ कि सोल्यूशन कैसे करना है। अच्छा, अब मैं फिगर में जाता हूँ तो फिगर में कुछ इस तरह की फिगर थी कि इस तरह का एक स्टेप था और उसके नीचे वेट स्लैब इस तरह जा रही थी। ये है हमारा 12 इंच और ये है जी 6 इंच। इस फिगर को अगर हम देखें और अगर हम यहाँ इसको नीचे ड्रॉ करूँ तो इसको क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ एज ए राइट ट्रायंगल, 12 इंच 6 इंच, और इसका ये राइट ट्रायंगल का ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये सम एंगल है जो कि थीटा में है। तो इसमें मैं अब अज्यूम करता हूँ कि ये जो एग्जांपल है ये नदीम अल हुसैन इस तरह के नाम से 2 राइटर हैं, उनके बुक से ये लिया हुआ है। मैं अज्यूम करता हूँ कि जो वेट स्लैब की थिकनेस है ना वो 4 इंच है, और इसी को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसको। मैंने बस इस ट्रायंगल को ना उल्टा कर देना। तो ये 6 इंच है, ये 12 इंच है, ये एंगल थीटा है, और इट कैन बी ड्रॉन एज 1:2। रेशो जो 6/12 की है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज कितना है राइट ट्रायंगल का, तो वो हम फाइंड करेंगे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एच फाइंड करेंगे। वो एच हमारे पास आता है 2.24, और ये इंचज़ में है तो ये भी इंचज़ में आ गया। ठीक हो गया। अब हमने थीटा फाइंड करना है, ये वाला थीटा जो ये वाला है। तो उसका आसानी से हम कैलकुलेशन में हम लिख लेते हैं कि फॉर कैलकुलेटिंग थीटा आई यूज tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। पी ओवर बी होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और बेस 2 है। तो अच्छा, अब इसमें से अगर tan इनवर्स 1/2 में करूँ तो ये मेरे पास 26.56 आता है थीटा डिग्रीज में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये है जी 12 इंच। अब मसला ये है कि ये जो हमारा स्टेप है ना, इसको अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर ही इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ इस बेस स्लैब के लिए,
तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा। और हमें ये 4 इंच तो पता है जो कि इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेस्ट स्लैब आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ और यहाँ से भी इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये वाली डायमेंशन हमें नहीं पता, इसको मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपका स्टेप का लोड जो है वो वर्टिकली इसी तरह नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से तो आगे नया स्टेप शुरू हो रहा है ना, तो ये वर्टिकली कितना ट्रांसफ़र हो रहा है और ये कितना डिस्टेंस बन रहा है इन द इंक्लाइन डायरेक्शन, वो हमें फाइंड करना है। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो ट्रायंगल अपनी एक्सटेंड करते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि हमारी ये ट्रायंगल जो है ना ये इस तरह है, जैसे ये जो ट्रायंगल बन रही है ना इस तरह। 4 इंच हमें पता है और ये वाला थीटा हमें पता है, और हमने इंक्लाइंड जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, जिसको हम लेट से ये वाली ट्रायंगल बनती है, ये वाली जो है ना, इसका हमें ये पता है और ये थीटा हमें पता है, ये वाला, ये तो राइट ट्रायंगल है ना। मैं इसको ना इस इधर ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि लेट से ऐसे है आपका ऊपर वाला स्टेप, इसके नीचे ये वेस्ट स्लैब आ रही है, और हमें जो है वो अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँ तो ये 4 इंच हमें पता है, और इस 4 इंच का इंक्लाइन में कितना होगा ये हमें नहीं पता, ये थीटा हमें पता है। तो अब इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है, ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं इसी ट्रायंगल के लिए, जो कि बराबर है B/H के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस को हम यहाँ पे हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज जो कि है x, और इसको हम इस तरह लिख देते हैं ओवर कॉस थीटा। ये हमारे पास 4 इंच डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज़ 26.56, और ये हमारे पास लेट से वैल्यू आती है 4.5 इंच। अच्छा, अब इसके ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, ये वैल्यू उस लेक्चर के हिसाब से कुछ और निकालता है। वो क्या निकालता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। वो ये वैल्यू निकालता है यहाँ पे 4.9। तो ये पता नहीं 4.9 कैसे निकालता है, 4.5 आनी चाहिए थी। लेकिन जब पिछले सेशन में मैंने इनको सॉल्व करवाया था दूसरे सेक्शन को, तो उसमें फिर मैंने 4.9 के हिसाब से ही सॉल्व कर दिया कि लेट्स से कि ये 4.9 ही है, क्या ताकि हम जो है ना इन वैल्यूज़ के साथ मैच करते जाएं। लेकिन इसमें काफ़ी वैल्यू गलत भी हैं, तो हो सकता है कि हम इसमें फिर दोबारा इसको देखेंगे कि ये क्या मसला कर रहा है। अच्छा जी, 4.9 पे आ गए हम। अब हमने इसकी सारी डायमेंशन फाइंड कर ली है। अब इसमें हमारे पास जो काम की चीज़ है वो है आपका ये स्टेप के अंदर जो ट्राइपोसाइडल बन रही है। मैं दोबारा इसको ड्रा करता हूँ। ये वेस्ट स्लैब, ये हमने फाइंड कर ली इंक्लाइन 4.9 जिसको वो कह रहा है, एक्चुअली ये 4.5 है, ये 6 इंच, और ये नीचे वाले ट्राइपोसाइडल ये भी 4.9 है, और ये है जी आपकी 12 इंच। अब ये जो ट्राइपोसाइडल बनी है जिसको मैं ये शेड कर देता हूँ, ट्राइपोसाइडल वो शेप होती है ना जिसकी चारों साइड आपस में अनइक्वल हों। तो ये वाली साइड है 4.9, ये वाली है 4.9 प्लस 6 इंच, 6 प्लस 4.9 10.9, और ये 12 इंच है। और हमें अब इस ट्राइपोसाइडल के लिए सॉल्व करना है कि इस ट्राइपोसाइडल के लिए आपकी क्या ट्राइपोसाइडल का एरिया आता है, और इस ट्राइपोसाइडल के अंदर आपका जो कंक्रीट डेंसिटी आ रही है, या ज़्यादा ये पीसीसी नहीं है, ये आरसीसी है ना, तो इसके लिए फिर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको वहाँ पर वो नाम लेता है एम एन एन डैश एम डैश। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ट्रैपीज़ॉइडल एम एन एन डैश we need to find area which is equal to 10.9 इंच, ये 6 और 4 ये दोनों 10.9 इंच प्लस 4.9 इंच डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका पर फिट यूनिट स्ट्रिप के लिए, जो कि एसआई के केस में हम करते होते थे। तो असल में इस इंच को हम कन्वर्ट करने के लिए, ये जो इंचज़ में वैल्यूज़ हैं ना उनको कन्वर्ट करने के लिए हम
ये 12 ये लिख रहे हैं, और आगे वाला जो फिट है उसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। FPS में हम जो यूनिट स्ट्रिप होती है वो पर फिट होती है, SI में वो पर मीटर पे हम करते होते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 150 PSF विच इज़ कंक्रीट डेंसिटी। और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इसमें से आपकी ओवरऑल जो एक स्टेप के अंदर डेंसिटी आती है, ये वैल्यू आती है 98.75 पाउंड पर फीट, क्योंकि ये पाउंड स्क्वायर फीट में है ना। और ये बुक के अंदर उस न्यूमेरिकल के अंदर ये 98.8 पाउंड पर फीट जो है वो इसको लिखता है। अभी तक हमने सिर्फ कंक्रीट का लोड जो है ना वो कंसीडर किया, जो स्टेप का लोड है और जो स्लैब का लोड है। अभी उसके अंदर हमने जो ऊपर इसकी फिनिशिंग आनी है डेड लोड की, वो अपनी ऐड नहीं की, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना वो 5 पाउंड पर फीट है FPS के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि 98.8 प्लस 5, और इसको हम लिख देते हैं 103.8 पाउंड पर फीट। ये अभी तक हमारा जो है ना वो फैक्टर्ड नहीं है, तो फैक्टर्ड करने के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं 1.2 QD प्लस 1.6 QL। QD जो है वो अभी हमने ये कैलकुलेट किया है 103.8 प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड हमें ऑलरेडी गिवन है पाउंड स्क्वायर 100 फीट न्यूमेरिकल के अंदर ही गिवन है। ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 284.5 पाउंड पर फीट। ये अब अल्टीमेट लोड आ गया हमारे पास, जो कि फैक्टर्ड लोड भी जिसको कहते हैं। हमारे पास जो स्टेयर है वो आपकी कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर के लिए आपको याद होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम, उसका फार्मूला होता था WL²/2। W अभी हमारे केस में क्या है वो हमने निकाल लिया 284.5। L क्या है, L आपका इफ़ेक्टिव स्पैन है। अगर मैं दोबारा उस फिगर पे जाऊं, L जो है वो हमारा इफ़ेक्टिव स्पैन है। ये यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, वही स्टेप कर रहा है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एवेलुएट करके बता रहा हूँ आपके। जो L है वो आपका इफ़ेक्टिव स्पैन है, आपका ये वाली वैल्यू 6 फीट। तो ये वो 6 फीट है जो मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो 6 फीट है, तो 6 को हम क्या करते हैं कि या तो इसको कन्वर्ट कर लें, इसको मैं 1000 कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 6 फीट। ये किप इंचज़ में था ना हमारे पास, तो इसको हम उसी यूनिट में लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा किसके इक्वल, MU के इक्वल। और इसी मोमेंट के अगेंस्ट फिर हम डिज़ाइन कर रहे होंगे। इसकी वैल्यू आती है 5.112 किप फिट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारी इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है एवरेज थिकनेस ऑफ स्टेप। पहले हमने जो फाइंड किया है वो थिकनेस से रिलेटेड, वो हम किसी कैलकुलेशन के अंदर नहीं गए। हाँ, ये हमें पता है कि अगर हम स्टेप को दोबारा ड्रॉ करें यहाँ पर, तो आपका जो इंक्लाइन डिस्टेंस है ये वाला, ये 4.9 है, और इधर वाला है 6 इंच। अब एवरेज थिकनेस हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम जो है इसके अंदर स्लैब, वेस्ट स्लैब प्लस जो स्टेप, इन दोनों को प्लस करते हैं। इधर वाला भी 4.9 है ना, तो इस ट्रेपेज़ॉइडल के लिए जो ये सारा आ रहा है, इस टोटल एरिया की एवरेज थिकनेस क्या बनेगी हमारी। मतलब अगर हम प्लान व्यू में देखें, ऐसे हमारी कैंटिलीवर बीम है ना जिसकी एक साइड पे सपोर्ट है, तो अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो कैंटिलीवर के लिए आपकी बार्स आएंगी जो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रही होंगी। उस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर आपने एवरेज थिकनेस देखनी है कि ये नीचे कितनी थिक है आपकी स्टेयर स्लैब। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये 6 इंच प्लस 4.9 इंच, जो कि 10 इंच पीछे मैंने लिखा था, प्लस 4.9 इंच, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये वैल्यू आती है हमारे पास 7.9 इंचेस, 7.9 इंचेस। अब इसमें से हमारे काम की चीज़ है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फाइंड करनी है इफ़ेक्टिव डेप्थ। इफ़ेक्टिव डेप्थ D ये आप यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो, D - A/2 के फार्मूले के अंदर, जब आप
ASFY वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये इफेक्टिव डेप्थ जो होती है ये क्या होती है, आपकी थिकनेस, एवरेज थिकनेस जो भी हमारी वैल्यू आई है, माइनस कंक्रीट कवर माइनस हाफ डाया ऑफ, इस केस में हमारी जो बार हैं वो है 1/2 इंच की, तो ये हम यूज़ करेंगे। ये मैं दिखाता हूँ ये कैसे कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अब इसमें आपकी ये है टोटल थिकनेस जो कि एवरेज थिकनेस आई थी 10 + 4.9 प्लस दिस। अब इसमें हम देखें ओवरऑल तो ये नीचे वाला कंक्रीट कवर होगा कुछ, इसके ऊपर बार्स आ रही हैं ये वाली, तो हम ये नीचे वाला कंक्रीट कवर माइनस करते हैं और उसमें से इस बार का आधा डाया माइनस करते हैं, इससे ऊपर वाले फिर जो है ना ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी। और अभी हमारा फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, अभी फ़िलहाल हमारा जो है वो हम ये दोनों कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी बार्स हैं कहीं, यहाँ पर ये शो हो रही हैं, तो अभी हम एवरेज थिकनेस जो है वो इन दोनों को निकाल के एक एवरेज फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं हमारी एवरेज थिकनेस की वैल्यू आ रही है। लेकिन जब हमने इफेक्टिव थिकनेस, इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करना है तो यहाँ पर आने वाली जो बार्स हैं उनका डाया माइनस करके और कंक्रीट कवर नीचे वाला माइनस करके ऊपर वाला डिस्टेंस जो है ना वो हम ले रहे हैं। अच्छा जी, अब ये मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 7.9 माइनस कंक्रीट कवर कितना लेंगे यहाँ पर 0.75 इंच माइनस ये आ गया फिर हाफ डाया इसका 0.25 इंच, आधे इंच की बार है तो उसका 0.25 इंच हाफ डाया हो जाएगा। ये वाली आती है हमारे पास D = 6.9 इंच। अच्छा जी 6.9 इंच। अब हमारे पास D भी आ गया। ASFY वाला फार्मूला यूज़ करके हम MU वगैरह फाइंड कर सकते हैं। वैसे वो अगर आप करना चाहें तो वो तरीका भी कर सकते हैं ये वाला, जैसे मैं आप A अज्यूम करते हैं <1 इंच नॉर्मली, फिर आप इटरेशन करते रहते हैं। उसकी बजाय मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप ये RN वाला जो हमने 2A स्लैब के अंदर भी यूज़ किया था MU/BD², ये फार्मूला यूज़ कर लें। ये आसान है, इसके अंदर ऐसी कोई वो इटरेशन नहीं करनी पड़ती। हमारी वैल्यू MU की क्या आई थी, वो आई थी 5.112 डिवाइडेड बाय B, यहाँ के केस में हमारा 12 इंच है 1 फुट, क्रॉस D हमारा 6.9 इंच है। अब ये ऊपर फिट वाला है तो इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रिज़ल्ट आया हमारा 0.107 R की वैल्यू आ गई। इसको अब हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये हमने यूज़ किया हुआ 0.85 मेगा की वैल्यू FC'/FY। यहाँ से मेगा की कोई वैल्यू आएगी जो हम यूज़ करेंगे रो के फार्मूला के अंदर। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.85 क्रॉस 3 और 60, तो इसकी वैल्यू आई 0.0425। नॉर्मली ये इंडिकेशन भी है कि ये मेगा की वैल्यू 0.0 से नीचे ही होती है, 0.04 0.01 इस तरह। अच्छा, अब हमारा रो का फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम R वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो 1 - 2.614 R डिवाइडेड बाय FC'। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बाद बुक्स के अंदर इसको RU भी लिखा होता है, अब बाद में RN भी लिखा होता है इसी R को, और रज़ाई सिद्दीकी की बुक के अंदर इसको सिर्फ R के साथ ही शो किया गया। जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 0.0425 1 - 2.614 R की क्या वैल्यू थी 0.107 डिवाइडेड बाय FC'3, ये वाली हमारे पास रो की स्टील रेशो की कुछ वैल्यू आई 0.00204। अच्छा, अब मसला ये है कि FPS के केस में एक रो मिनिमम का फार्मूला होता है जो कि है 200/FY, और SI के केस में ये बन जाता है 1.4/FY। हमारा जो एरिया ऑफ द बार है AS/BD, उसके अंदर रो वो जाता है जो कि रो मिनिमम से बड़ा हो, और अगर रो मिनिमम से बड़ा नहीं है तो फिर रो मिनिमम जाता है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.33, और फिर इसको हम 1000 से डिवाइड करके 0.0033 फाइंड करेंगे कन्वर्ट करके, और ये हमारी वैल्यू जो है ये इससे बड़ी आ गई है। नॉर्मली इसको बड़ा होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे कि जब AS फाइंड करेंगे तो फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे रो मिनिमम की वैल्यू। तो 0.003 B क्या है हमारा
वही 12 इंच, और डी हमारा आएगा 6.9। तो इसमें से हमारी ए एस की वैल्यू आती है 0.28 इंच स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसी को हम यूज़ कर लेंगे। एक और ये हम डायरेक्ट मेथड हमने किया है। दूसरा मेथड ये होता है कि हम ए एस मिनिमम फाइंड करते हैं। उसमें हम रो मिनिमम फाइंड करके कुछ निकालते हैं वैल्यू, फिर ए एस की भी वैल्यू निकालते हैं रो बी डी फाइंड करके, उसमें रो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमारा ए एस मिनिमम से बड़ा है या नहीं। तो बजाय इसके कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इस दोनों की करें, यहीं पे ही आप डिसाइड कर लेना ये वाला फार्मूला यूज़ करके। ए एस की वैल्यू आ गई। ये अब हमारा इस ए एस की बेस पे हमने बार्स देनी है। इस ए एस की बेस पे जो बार्स दी गई हैं वो टेबल से देख के उसने दी हुई हैं, ये वाली जो ये लिखी हुई हैं 2 नंबर 4 पर स्टेप, यहाँ भी लिखी हुई हैं 2 नंबर 4 पर स्टेप बार्स, 3 नंबर 4 एट द रेट ऑफ 4 इंचज़। अब ये सारा कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन अभी जो एक चीज़ रहती है वो है जी शेयर चेक। शेयर चेक हम ये उसका क्राइटेरिया है कि आपका अप्लाइड शेयर जो है वो शेयर कैपेसिटी से कम होना चाहिए। इसको कहते हैं शेयर कैपेसिटी। फाई है जी रिडक्शन फैक्टर, वी सी है आपका कैपेसिटी, जिस शेयर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम रिड्यूस करते हैं फाई से मल्टीप्लाई करके। कॉलम के डिज़ाइन में आपने ये देखा होगा कि नॉर्मली इस तरह के ग्राफ होते हैं, इंटरेक्शन कर्व्स, और ये नॉर्मली जो हैं वो अगर रिड्यूस ना करें तो उनकी शेप कुछ इस तरह की बनती है, लेकिन अगर रिड्यूस करके करते हैं फाई से मल्टीप्लाई करके तो ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट जाते जाते जो है ना ऐसे हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जब शेयर चेक हमने करना है कि हमारी जो ये स्टेयर है ये शेयर रेजिस्टेंस इसमें शेयर के अगेंस्ट इसमें कितनी रेजिस्टेंस है, उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि आपका जो वी यू अप्लाइड शेयर है वो शेयर कैपेसिटी से कम होना चाहिए। मतलब ये है कि जो आपकी कैपेसिटी है उससे बढ़ना नहीं चाहिए अप्लाइड शेयर, वरना हमें क्या होता है, हमें फिर शेयर इन्फोर्समेंट देनी पड़ती है, जो कि बीम के केस में स्टीरअप बीम्स और वो सारी आपने बीम डिज़ाइन में पढ़ी होगी। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी यू इज़ इक्वल टू आवर क्यू यू विच इज़ द यू डी एल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एट विच द यू डी एल इज़ अप्लाइड। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, हमने पीछे क्यू यू की टर्म यूज़ नहीं की, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ एल एन बाई डी। नो, ये 2/2 नहीं आना, सॉरी। अच्छा, अब ये एल एन और डी क्या है? एल एन है हमारा इफेक्टिव विड्थ, मैं उधर दोबारा जाता हूँ। एल एन है हमारा ये इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो लेट्स से हमारी जो स्टेयर कैंटिलीवर स्टेयर्स हैं इसके नीचे यहाँ पर कहीं हमारी बार्स आएंगी और यूडीएल लग रहा है ऐसे। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये यूडीएल जो है ये कितने डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है। यहाँ पर तो ये 6 फीट बता रहा है, लेकिन इसमें से जो यहाँ पर नीचे बार्स आएंगी, ये जो बार शो हो रही हैं, इनका इफ़ेक्टिव जो डेप्थ है वो माइनस करनी है इसमें से, क्योंकि नीचे तो फिर कंक्रीट कवर और हाफ डाई ऑफ द बार रह जाएगा ना, उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 6 फीट है आपका, इसमें से हम इसकी इफेक्टिव विड्थ जो ये तो नहीं है वो है 6.9 इंचज़, वो माइनस कर दें हम। ठीक है, तो वो जब हम माइनस करते हैं टोटल 6 फीट में से, और उसको फिर हम असल में वो डिस्टेंस हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं कि 6 फीट में से ये चीज़ निकाल दो, जो बाकी बचेगा उसके ऊपर इतनी डिस्टेंस के ऊपर आपका यूडीएल लग रहा है। ठीक है, तो उस यूडीएल के लिए फिर हम यहाँ पर ये वैल्यू ये हमने निकाली थी 103 पॉइंट समथिंग, मुझे भी याद नहीं है क्या वैल्यू थी, 103 नहीं, हम फैक्टर लोड की क्या वैल्यू आई थी फाइनल, आई थी 284.5 पाउंड पर फीट। 284 यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, ये इसके अंदर ना यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर भी ये शो करता है। यहाँ पर ये करने के बाद ये 0.315 शो कर रहा है, हालांकि ये वैल्यू यहाँ पे पीछे इसकी और निकाली हुई है 302, तो 0.302 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा,
अब इसमें से हम एल एन है हमारा 6 फीट, -6.9 ये इंचज़ में है, तो इसको 12 से डिवाइड करके फिट में निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कुछ आएगी, लेट से ए वैल्यू आती है। फिर हम 5 को चेक करेंगे। 5 के अंदर आपका जो फार्मूला है वो, इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसमें हम इसको कहते हैं वन वे शेयर चेक। कि वन वे शेयर चेक के अंदर हमारा जो फार्मूला होता है वो इस तरह का हो जाता है। 5 जो है ना, ये वैल्यू ऐसे ही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 5 की वैल्यू पुट की और की वैल्यू पुट की। इसके लिए 2-3 फार्मूलाज हैं, ए बी सी, और उन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू हम लेते होते हैं। तो यहाँ पर ये बुक के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखा रहा है, जिसमें वो फार्मूला इस्तेमाल करता है ये वाला। 5 की वैल्यू होगी 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 2 लैम्डा 2 लैम्डा एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू डी, ये ब्रैकेट में ये लैम्डा की वैल्यू 1 होगी क्योंकि नॉर्मल वेट कंक्रीट है। तो इसकी कुछ वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है आपकी, मैं इधर लिख देता हूँ 0.75 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्रॉस लैम्डा की वैल्यू 1_3 क्रॉस 1000, 3 के एस आई था ना, डिवाइडेड बाय 12 क्रॉस 6.9, 12 इंचज़ बी डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू आती है आपकी 6.8 किप। जो हमारी जो ये 6.8 है, ये जो है ना, ये बड़ी है हमारी ए वैल्यू जो कि वी यू से आई है। ये कैलकुलेशन करके मैंने देखी हुई है, क्योंकि पीछे वैल्यू आती है हमारी 5.83, तो ये 5.83 से बड़ी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नो shear reinforcements रिक्वायर्ड। तो इस तरह हमारे ये कैंटिलीवर स्टेयर का डिज़ाइन जो है ना, ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह। लेकिन बुक के अंदर वो जो है ना, इसको कहता है कि ठीक है, आपकी कोई रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, 5EC/2 है, सॉरी, नो shear reinforcement is required but it is recommended to use number 3 stirrups placed at 4 इंच। इसलिए तो आपका ये 2 नंबर 4 तो आ रहा है, ये देखें दोनों जगह शो हो रहा है, जो हमने एस के थ्रू फाइंड किया था। लेकिन ये जो नंबर 3 वाला ये काम कर रहा है ना, ये वाला जो काम कर रहा है यहाँ पर, शेयर इन्फोर्समेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो आराम से आपने दे दिया उसको। ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन सी जो है, ये सेक्शन ए है, ओके। तो ट्रांसफर डायरेक्शन में तो आसानी से ये शो हो रहा है कि जनाब ये है, हमारी बार्स आ रही हैं। लेकिन शेयर इन्फोर्समेंट जो अपोजिट साइड के ऊपर है, उसको शो कर रहा है कि ये ऐसे आ रहा है, ये वाली, ठीक है। तो उसको कह रहा है कि ठीक है, अगर आपकी इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एज ए मतलब आप सेफ साइड पे जाने के लिए टू होल्ड द मेन इन्फोर्समेंट आप ये दे दें। The stairs must remain in equilibrium either by the weight of the wall or by reinforced concrete beam within the wall. In this case, the beam will be subjected to torsional movement of this. मतलब आपके स्पोर्ट्स जो हैं, यहाँ पर ये स्पोर्ट है ना, तो ये बीम है, तो इसके अंदर भी आपने ख्याल रखना है कि रीइंफोर्समेंट्स जो हैं वो यहाँ तक जाके इसके साथ कनेक्ट हों। ये स्पोर्ट है ना, यहाँ पर आपकी कैंटिलीवर बीम है जो कि इस साइड पर हवा में है, और इस साइड पर स्पोर्ट है जो कि बीम है। तो ओवरऑल कैंटिलीवर का जो डिज़ाइन है वो होता ही ऐसे है। कैंटिलीवर के डिज़ाइन के अंदर ओवरऑल हम करते ही ऐसे हैं कि वो उसको डिज़ाइन, हर कैंटिलीवर एज ए सेपरेट बीम डिज़ाइन होता है।